लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग अपने जोंगजू सिटी में वापस आता है और एक होटल के अंदर चला जाता है ताकि वो सारी सिचुएशन के बारे में जान सके कि लिन फैमिली के बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। वहाँ पर जाकर होटल में एक टेबल के ऊपर बैठ जाता है। कोने पर एक टेबल खाली होता है। लिन फेंग कहता है, मैंने सुना है कि हमारे जोंगजू सिटी में एक नया टूर्नामेंट होने वाला है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ नई न्यूज आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर इस होटल के अंदर आया हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली के बारे में भी जान सकूँ कि इस नए टूर्नामेंट में मेरी फैमिली के कौन कौन लोग हिस्सा लेने वाले हैं। वेटर उसके पास आता है और उसे कहता है, सर आपको क्या क्या चीज चाहिए? हमारे पास खाने पीने को बहुत कुछ है। लिन फेंग उसे कहता है, मेरे लिए एक वाइन की बोतल ले आओ और साथ में कुछ खाने को ले आना। उसे कहता है, ठीक है सर, आप बस थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो फिर से वहाँ पर लोगों की बातें सुनना शुरू करता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। इन फैमिली के जो थर्ड अंकल थे उन्होंने इस वक्त फैमिली हेड की पोजीशन हथिया ली है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे यानी कि लिन कियान और लिन हांग वो दोनों इस सोल लेयर पर हैं। इसी वजह से उन्होंने लिन हाई को निकाल कर के बाद फैमिली हेड की पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया है। लिन फेंग अभी वहीं पर बैठे उन सभी की बातें सुन रहा होता है कि उसी वक्त बाहर से नालैन आती है। वो सभी लोग कहते हैं, सर देखो वहाँ पर कौन आया है। तो कहते हैं, ये तो नालैन फेंग है। तो इसको नालैन फेंग या फिर सिटी प्रिंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये गवर्नर की बेटी है। उनमें से काफी सारे लोगों ने नालैन फेंग को पर्सनली नहीं देखा होता। नालैन अपने भाई से कहती है, तुम जाओ सेकंड फ्लोर पर, तब तक के लिए यहाँ पर अपने लिए कोई सीट चेक करती हूँ। कि उसके साथ जो एक लड़की होती है वो उसे कहती है, मिस नालैन, यहाँ पर तो कोई भी ओपन टेबल नहीं है, हम लोग यहाँ पर कहाँ पर बैठेंगे। इस वक्त उस लड़की की नजर वहाँ पर सामने पड़ती है जहाँ पर हमारा लिन फेंग बैठा होता है। लिन फेंग क्योंकि टेबल पर सिर्फ अकेला ही बैठा होता है, इस वजह से वो नालैन फेंग से कहती है, मिस वहाँ पर एक लड़का अकेला बैठा है, हम लोग उस टेबल पर जाकर बैठ सकते हैं। वो लड़की सीधी जाकर लिन फेंग के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, दोस्त हमें ये टेबल चाहिए। और साथ ही वो अपने पास एक सिल्वर कॉइन निकाल कर उसके सामने रख देती है और कहती है, ये सिल्वर कॉइन लो, तुमने जहाँ पर जितना भी खाना खाया है इसकी कीमत उससे ज्यादा होगी, जाओ जाकर किसी दूसरे टेबल पर बैठ जाओ। लिन फेंग अपने पास एक सिल्वर कॉइन निकालता है और उसके सामने रखते हुए कहता है, ये सिल्वर कॉइन लो और जाकर तुम किसी और टेबल पर बैठ जाओ। वो लड़की इस बात से गुस्सा होती है और कहती है, इसके पास भी पैसे हैं, इसका मतलब ये कोई अमीर लड़का है। साथ ही वो उसे कहती है, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? तो लिन फेंग उसे कहता है, मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, दफा हो जाओ यहाँ से। कि वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही वो लिन फेंग को डराने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो लिन फेंग उसकी एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर कहता है, तो तुम इस वक्त अपनी की लेयर के 8वें लेवल पर हो। लड़की उसे कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, तुमने यहाँ पर मुझे ऑफेंड किया है। जबकि उसी वक्त नालैन भी आगे बढ़ती है। नालैन आगे बढ़ती है और अपनी नौकरानी से कहती है, लूयर ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो हंसते हुए चेहरे के साथ कहती है, प्लीज इस लड़की को माफ कर देना, ये लड़की तो हमेशा से ही ऐसी है, इसका गुस्सा थोड़ा सा तेज है। फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, जैसा मालिक होता है वैसा ही नौकर होता है, दोनों का एटीट्यूड एक जैसा होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकता। लूयर फिर से गुस्से के साथ कहती है, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, लगता है कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नालैन उसे कहती है, नहीं छोड़ो इसको, अब ये बंदा इस टेबल को नहीं छोड़ना चाहता, फिर हम लोग इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, को यहीं पर बैठने दो, हम अपने लिए कोई और टेबल देख लेते हैं। और नालैन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। नालैन जैसी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ रही होती है, उसी वक्त एक टेबल से एक लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मिस नालैन, ये लड़का तो बहुत बड़ा कोई बेवकूफ है जिसने आपको पहचाना नहीं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, प्लीज आप हमारे साथ इस टेबल पर बैठ जाए अगर आप बैठना चाहें तो, नहीं तो हम लोग आपके लिए इस टेबल को खाली भी कर सकते हैं। नालैन मुस्कुराते हुए उससे कहती है, नहीं रहने दो, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने लिए कोई और टेबल देख लूंगी। नालैन के चले जाने के बाद वो दोनों लिन फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज ये लड़का आया कहाँ से है, क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये नालैन के सामने इस तरह बिहेव कर सकता है? उसने नालैन को टेबल देने से मना कर दिया, वो भी उसके फेस पर। आज इसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि नालैन इसके साथ क्या कर सकती है। नालैन अभी वहीं पर नीचे खड़ी होती है कि उसी वक्त ऊपर से लिन कियान की आवाज आती है। लिन कियान उसे कहती है, मिस नालैन, अब जबकि तुम यहाँ तक पहुँच आई हो तो क्यों ना तुम ऊपर आ जाओ, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने मिन्नतें करूँ कि ऊपर आ जाओ। नालैन उसे कहती है, मिस लिन प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया, ठीक है मैं ऊपर आ रही हूँ। और फिर मिस नालैन ऊपर उससे मिलने के लिए चली जाती है, जबकि देखने वाले और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, तो लिन कियान भी यहीं पर है। लिन फैमिली की मिस लिन कियान, जो कि अभी अभी सोल लेयर पर ट्रांसफर हुई है और इसके पास डुअल एबिलिटीज है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मिस नालैन इससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है। लिन फेंग कहता है, तो ये दोनों ही यहाँ पर है। तो लिन फेंग उठता है और जाकर उन दोनों लड़कों के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? वो दोनों लड़के जो कि पहले इसके बारे में कह रहे थे, इसने नालैन को बैठने के लिए जगह नहीं दी, वो उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम हमें बताना। कि वो दोनों इससे काफी ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि अगर इसने नालैन को ना किया है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नालैन के ऊपर लिन कियान के साथ बैठ जाने के बाद वो नौकरानी फिर से नीचे आती है और अपने साथ नालैन हाई को भी लेकर आती है, जो कि नालैन का भाई है। उसे कहती है, नालैन हाई वहाँ पर सामने देखो, वो कैप वाला लड़का, इन्हें मिस नालैन की इंसल्ट की है, जाओ जाकर उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो। नालैन हाई उसे कहता है, ये
ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चलो देखो मैं इसका क्या करता हूँ। नालेन हाई सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और लिन फेंग से कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कितने ज्यादा काम हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुमने मिस नालैन के साथ पंगा लिया है। नौकरानी उसे कहती है, यहाँ पर बात करने का फायदा ही क्या है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अटैक करो, उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो। नालैन हाई उसे कहता है, अच्छा ठीक है सब्र करो, मैं करता हूँ। और साथ ही वो अपने फैन के अंदर से अपने नाइफ्स को निकाल लेता है। सिर्फ अपने नाइफ्स को बाहर निकालता है। लिन फेंग अपनी चॉपस्टिक्स को वहीं पर रखता है और उसे कहता है, तो क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो, तो हम लोग फाइट शुरू करें। ऐसे वो अपने सर को ऊपर की तरफ उठाता है तो नालैन हाई उसका चेहरा देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है। नौकरानी उसे कहती है, तुम्हें क्या हो गया, अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो, मैंने तुम्हें बताया कि इसने नालैन के साथ बदतमीजी की है और जाकर उसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक करो। जबकि लिन फेंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। नौकरानी चिल्लाकर उसे कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, भाई नालैन हाई से डर क्यों रहा है। कि नालैन हाई उसको खींचते हुए पीछे ले जाता है और कहता है, बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, हम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कि वो नौकरानी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है, ये तुम कर क्या रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। वहाँ पर जितने भी होटल में खाना खाने के लिए आए होते हैं वो देखने के बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आज ये यंग मैन है कौन, जिसने सिर्फ एक बार नालैन हाई को कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ और वो पीछे चला गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। नौकरानी हाई से कहती है, नालैन हाई तुम्हें इस बारे में मुझे एक्सप्लेन करना होगा, क्या है तुमने वहाँ पर उस लड़के के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। नालैन हाई उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़का कौन है, वो लड़का लिन फैमिली का लिन फेंग है। नौकरानी उसे कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लिन फैमिली का वो लड़का लिन फेंग जो कि फैमिली का कचरा है, जिसे फैमिली से निकाल दिया गया है। नालैन हाई उसे कहता है, तुम उस लड़के को कचरा कह रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो, दोबारा उसके सामने उस लड़के को कचरा मत कहना। लिन फैमिली के टूर्नामेंट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर लिन फैमिली के ग्रेट अंकल वहाँ पर नहीं आते और आकर इस फाइट को नहीं रोकते तो लिन फेंग ने लिन होंग को मार दिया होता, जो कि अपनी सोल लेयर पर है। नौकरानी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लिन फेंग कोई कचरा नहीं है, बल्कि वो एक सोल लेयर के एक्सपर्ट को भी आसानी से मार सकता है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। नालैन हाई उसे कहता है, ये हो सकता है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर मिस नालैन फेंग से पूछ सकती हो, क्योंकि मिस नालैन फेंग ने भी पर इसको देखने के बाद ही वापस हटने का फैसला किया, वरना तुम्हें नहीं लगता कि मिस नालैन फेंग पर टेबल के लिए इस लड़के की जान भी ले सकती थी। फिर साथ ही वो दोनों भी वहाँ से चले जाती हैं। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। लिन फेंग एक होटल में रूम बुक करवाता है और वहीं पर बैठकर अपनी डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट कर रहा होता है। लिन फेंग को कल्टीवेशन करने के दौरान ही सेंस होता है कि बाहर से कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लिन फेंग अपने साथ कुछ ऑफिशियल्स को लेकर आया होता है लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो सारे के सारे प्रोफेशनल कातिल होते हैं, सभी ने ब्लैक ड्रेसेस पहनी होती है और साथ ही उनके पास उनके बो एरोज होते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है वो अपने रूम के अंदर है, इसलिए उसके रूम तक जाने तक उसको अलर्ट मत करना, सभी लोग बहुत ही खामोशी से वहाँ पर जाओ। जबकि नालन फेंग भी उनके साथ ही वहाँ पर आया होता है। सारी असैसिन बड़ी ही आराम के साथ दरवाजा खोलकर अंदर चले जाती हैं। वो सामने बेड पर देखते हैं तो उन्हें बिस्तर के ऊपर कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने एरोज को रिलीज करते हैं अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ। उस बिस्तर के साथ साथ बेड को भी तोड़ देते हैं। वे लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उस बेड के टूटने के बाद वो वहाँ पर देखते हैं तो वो बेड खाली होता है, उसके ऊपर कोई भी नहीं होता। लिन फेंग वहाँ पर नहीं होता। सभी लोग कहते हैं लिन फेंग कहाँ पर है, कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं गया। लेकिन उसी वक्त लिन फेंग जो कि वहीं कहीं पर छुपा होता है वो बाहर निकलता है और अपनी स्वर्ड के साथ उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को वहीं पर काट देता है। फिर साथ ही लिन फेंग अपनी स्वर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है। उसके उस कॉटेज के बाहर दरवाजे के बाहर भी काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वो वहीं से दीवार के अंदर से ही अपनी तलवार को घुमाता है और एक स्ट्राइक लगाता है। वो साथ ही दीवार को भी काट देता है और उसके साथ साथ बाहर जितने लोग होते हैं उन सभी को भी काट देता है। उन सभी की कटी फटी बॉडीज वहीं पर पड़ी होती हैं। जहाँ पर हमारे लिन फेंग ने काफी सारे असैसिन्स को मार दिया है, जबकि उन असैसिन्स का लीडर नंबर 2 वो भी बाहर खड़ा होता है। लिन फेंग उन सभी अंदर वालों को मारने के बाद खिड़की के रास्ते से बाहर की तरफ भागना शुरू करता है। पर 2 अपने साथी को लेकर बड़ी स्पीड से उसके पीछे लग जाता है और कहता है चलो जल्दी से उसका पीछा करो, इसे लगता है कि ये हमसे बचकर भाग सकता है। और फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहता है जो भी यहाँ से डर कर पीछे की तरफ भागेगा वो भी इसके साथ ही मरेगा। तो ये सभी लोग लिन फेंग के पीछे लग जाते हैं, जबकि लिन फेंग गली में भाग रहा होता है और वो पीछे से उसके ऊपर अपने एरोज से अटैक कर रहे होते हैं। नंबर 2 अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ अपने एरो को रिलीज करता है। तो लिन फेंग उसके एरो को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि इसके एरो के अंदर काफी सारी स्ट्रेंथ है। लिन फेंग कहता है बंदे के पास तो ल्यूफी की जितनी स्ट्रेंथ है जितनी स्ट्रेंथ उसके एरोज में होती है। नंबर 2 बार बार अपने बो एरोज के साथ उसके ऊपर एरो शूट कर रहा होता है, जबकि लिन फेंग भागते हुए कहता है मैं अगर इसी तरह इसके एरोज को डॉज करता रहा और भागता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं थक जाऊंगा और ये लोग मुझे पकड़कर मार डालेंगे। वहीं पर उसे साइड पर दरख्त दिखाई देते हैं। वो कहता है मुझे इस जंगल में जाना होगा, यहाँ पर दरख्तों में जाकर छुप जाता हूँ। और वो भागता हुआ उस तरफ चला जाता है। सभी लोग कहते हैं वो जंगल में जाकर छुपने वाला है, चलो जल्दी से जाओ और उसे चारों तरफ से घेर लो। वो लोग जैसी जंगल की तरफ एंटर होने लगते हैं लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उनमें से एक की गर्दन काट देता है। वो जैसी वो
वहाँ पर एक एक गर्दन काटता है तो बाकी के सभी लोग वहाँ पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि नालन भाई भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिन फेंग उसे कहता है तो नालन हाइट इन सभी असैसिन्स को तुम जहाँ पर लेकर आए हो। योंगसू सिटी में बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज हैं जो कि इतने सारे एक्सपर्ट्स को किसी को मारने के लिए भेज सकती हैं। लेकिन नालन हाइट तुम्हारा स्टेटस इतना ज्यादा हाई नहीं है कि तुम इतने सारे एक्सपर्ट्स को खुद लेकर आ सको। मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत ही पावरफुल है। मुझे लगता है कि नालन फेंग ने इन सभी लोगों को यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा है तो वो बहुत बड़ी कमीनी निकली। नालन हाई उसे कहता है यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि लिन हाई का बेटा एक कचरा है, वो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मेरी नजर में तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। इसी वजह से मैं इतने सारे एक्सपर्ट्स को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है। लिन फेंग उसे कहता है कौन सी अफसोस की बात है। नालन हाई उसे कहता है ये अफसोस की बात इसलिए है कि हालांकि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो और तुमने यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट्स को अकेले मार दिया, लेकिन कोई भी इस बात को जान नहीं पाएगा। तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हारे नाम को भी याद नहीं रखेगा। लिन फेंग उसे कहता है क्या नालन मुझसे इतनी सारा नफरत करती है? एक टेबल ना देने की वजह से उसने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मुझे मारने के लिए भेज दिया है। नालन हाई उसे कहता है तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ पर नालन फेंग की इंसल्ट कर दो? वहाँ पर होटल में बहुत सारे लोग थे। प्रिंसेस ने वहाँ पर सभी के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। हमारे सिटी की प्रिंसेस है, गवर्नर की बेटी है और तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारा मरना तो यहाँ पर तय है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो ठीक है, ये सब कुछ नालन फेंग ने किया है और साथ ही वो अपने डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है। जब वो डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट उसके चेहरे पर भी आ जाती है। नालन हाई उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें यहाँ पर सच के बारे में पता चल गया है कि नालन फेंग ने यहाँ पर हम सभी को भेजा है। वैसे भी तो तुम मरने वाले हो, मरने के बाद तुम्हें सच को जानने का क्या फायदा। लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करता है और उसे कहता है अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो और कोशिश करके देखो। साथ ही वो अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज भी कर रहा होता है। नंबर 2 अपनी एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लिन फेंग उसके एरो को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। वो साथ ही चलाकर बाकी से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करो और इसके ऊपर अटैक करो। ऐसे वहाँ पर उन्हें कह रहा होता है उसी वक्त लिन फेंग बड़ी स्पीड से उसके पास से गुजर जाता है और उसका बाजू भी काट देता है। ऐसे लिन फेंग वहाँ पर उसके बाजू को काट कर आगे बढ़ता है। बाकी के सभी लोग अपनी मास्टर स्पिरिट्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर चेंज बना लेते हैं। उन चेंज के साथ वो लिन फेंग के हाथों और पाँव को बांध लेते हैं। तो वहाँ पर टोटल 5 लोग होते हैं। उन 5 ने 5 चेंज के साथ लिन फेंग को वहाँ पर बांधा होता है। नंबर 2 हंसना शुरू कर देता है और कहता है बहुत ही अच्छे। नालन हाई कहता है ये चेंज इसकी स्पिरिट एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए है, लेकिन ये अभी भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 2 कहता है इस लड़के ने जहाँ पर मेरा बाजू काट दिया, मुझे इस लड़के से बदला लेना है। नालन हाई उसे कहता है लेकिन इस बार ध्यान से करना और एक ही स्ट्राइक में इसको मार डालना। अगर इस बार ये लड़का बच गया तो ये तुम्हारा बाजू नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन काटेगा। नंबर 2 उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और लिन फेंग से कहता है तो तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तुमने मेरा बाजू काटा है तो सबसे पहले मैं तुम्हारा बाजू काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगा। जैसे वो वहाँ पर उसके बाजू को काटने के लिए उसके करीब पहुँचता है, उसी वक्त लिन फेंग अपने हाथ को घुमाते हुए अपनी तलवार को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है। साथ ही अपनी तलवार को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाता है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगती है। नालन हाई चिल्लाकर नंबर 2 से कहता है सामने से हटो, लेकिन काफी देर हो चुकी है। लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए बॉडी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है और उसको काट देता है, जिससे नंबर 2 वहीं पर मर जाता है। नालन हाई कहता है मैंने इस कमीने से कहा भी था कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। साथ ही वो अपने पंखे के अंदर लगे हुए सारे शूरिकन नाइफ्स को लिन फेंग की तरफ फेंक देता है, जबकि लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके सारे शूरिकन नाइफ्स को ब्लॉक करता है। और उन सारे शूरिकन नाइफ्स को ब्लॉक करने के बाद वो अपनी डार्क एनर्जी के साथ उसको सामने की तरफ झटका देता है, जिससे उसके सामने जो लोग होते हैं जैसे एक को वो शूरिकन नाइफ लगता है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। नालन फेंग अपने पंखे को सामने करते हुए उनको ब्लॉक कर लेता है। नालन हाई उसे कहता है लिन फेंग तुम वाकई में एक जीनियस हो, मुझे ये बात तो मानना पड़ेगी, तुमने जहाँ पर मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मार दिया, इन चेन्स की मदद के बिना मैं जहाँ पर तुम्हें कभी भी नहीं मार पाता। इस साथ ही लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी चेन्स तो 2 कम रह गई है, मैंने इनमें से 2 को मार दिया है, अब सिर्फ 3 बचे हैं। नालन हाई भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो भी अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है तुम सभी लोग जल्दी से अपनी चेन्स की पावर को बढ़ाओ, अब मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इसको मारना होगा इससे पहले कि ये बाकी की चेन्स को तोड़कर अपने आप को आजाद करवा ले। इसी वक्त एक लड़का अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लिन फेंग वहीं से अपने पंच को रेडी करते हुए उसको एक जबरदस्त पंच मारता है और उसको भी मार देता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ वो मर जाता है और साथ ही वो दूसरी चेन को अपनी तरफ खींचते हुए दूसरे वाले के पेट में अपनी तलवार को दंसा देता है। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही चेन वाला बंदा बचता है जिसने अपनी चेन के साथ उसको पकड़ा होता है। लिन फेंग ने पहले वाले को मारने के बाद अपनी तलवार को उसके सर के अंदर दंसाया होता है। फिर साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को दूसरी तरफ फेंकता है। वहीं पर पेड़ के ऊपर एक और बंदा खड़ा होता है जिसने अपने हाथ में तीर लोड किया होता है। वो तीर चलाने वाला होता है
है, लेकिन लिन फैंग की तलवार उसके पेट के अंदर जाकर धंस जाती है और वो वहीं से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वहाँ से नीचे गिर रहा होता है, उसके हाथ से एरो चल जाता है और एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वहाँ पर जो आखिरी बंदा चेन पकड़कर खड़ा होता है, उसका एरो सीधा जाकर उसको लगता है और वो बंदा भी मर जाता है। और इसी तरह लिन फैंग की बॉडी के ऊपर जितनी भी चेन्स होती हैं, वो सारी की सारी लिफ्ट हो जाती हैं, यानी कि वो सारी चेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि उसने सभी को मार दिया है जिन्होंने चेन्स को पकड़ा हुआ था। लेकिन लिन फैंग के पास अब उसकी तलवार नहीं है, उसने अपनी तलवार को फेंक दिया था। उसी वक्त ना लिन फैंग पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, अब तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार भी नहीं है, तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। तो पीछे के साथ ही अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। उसी वक्त लिन फैंग की डार्क स्पिरिट पीछे की तरफ निकलती है और उसका एक बड़ा सा मुंह बनता है। उसकी डार्क स्पिरिट लिन फैंग के पूरे हाथ को ही खा जाती है। ना लिन फैंग भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या चीज है, ये किस तरह की डार्क स्पिरिट एनर्जी है कि यहाँ पर मटेरियलाइज फॉर्म में है। ना लिन हाई को पता चलता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो लिन फैंग से कहता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये सारे तो ना लिन फैंग के ऑर्डर्स है, वो तुम्हें मरवाना चाहती है। लिन फैंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़कर कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, मुझे यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि तुम उसके कुत्ते हो और कुत्ते को मारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथ ही वो अपने हाथ को वहाँ पर दबाना शुरू करता है और अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए गर्दन को दबाकर उसको वहीं पर मार देता है। तो लिन फैंग ने वहाँ पर जितने भी लोग उसको मारने के लिए आते हैं, उन सभी को मार दिया है। और उन सभी को मारने के बाद लिन फैंग कहता है, ना लिन फैंग तुम इस बात को भूलना मत, यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश किया है, एक न एक दिन तुम मेरे हाथ लगोगे और उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही लिन फैंग वहीं पर उस जंगल के अंदर चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और दोबारा से अपनी डार्क स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर कल्टीवेट करने के दौरान ही उसे काफी ज्यादा पेन होता है। वो कहता है, मुझे इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी बहुत सारी डार्क स्पिरिट रिलीज होती है। तो इतनी सारी डार्क स्पिरिट के रिलीज होने के साथ ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लिन फैंग कहता है, अगर मैंने अभी भी अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया तो इसी तरह ये सारे लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते रहेंगे, ये लोग मुझे बुली करते रहेंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। लिन फैंग बेहोश होने के बाद अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद लिन फैंग कहता है, ये कौन सी जगह है, क्या मैंने अपनी इस मास्टर स्पिरिट को अवेकन कर लिया। इसी वक्त उसे सामने अपनी मास्टर स्पिरिट दिखाई देती है कि मास्टर स्पिरिट एक सेलेस्टियल बुक होती है कि डार्क स्पिरिट। लिन फैंग हैरान होकर कहता है, तो ये डार्क स्पिरिट ये तो एक बुक की तरह की है, तो मेरी डार्क स्पिरिट क्या ये वाकई में एक सेलेस्टियल बुक स्पिरिट है। फिर मैंने पहले कभी सेलेस्टियल बुक स्पिरिट के बारे में नहीं सुना। वो आगे बढ़ता है और जाकर उस सेलेस्टियल स्पिरिट बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी होती है। लिन फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो आज के बाद मैं अपनी डार्क स्पिरिट को सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट कहा करूंगा। तो नेक्स्ट सीन फिर से जोंगजू सिटी का ही दिखाया जाता है। जोंगजू सिटी के अंदर बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सभी को 8-8 की टीम्स बनाना है। और यहाँ पर क्यूलैन अपनी टीम बना रही है। क्यूलैन की एक फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है जो कि टेम्पल के अंदर इंतजार कर रही होती है अपने आखिरी मेंबर का। उसके पास 7 लोग हो चुके हैं, लेकिन उसे आखिरी मेंबर की जरूरत है 8वें बंदे की। काफी सारे बच्चे वहाँ पर बाहर आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं, काश हमें यहाँ पर मौका मिल जाए क्यूलैन के साथ टीम अप करने का। तो यहीं पर एक एरोगेंट लड़का होता है जिसका नाम फैंग कियान होता है। वो सभी लड़के कहते हैं, हम लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, हमें वो 8वीं पोजीशन नहीं मिल सकती, जबकि फैंग कियान यहाँ पर है। फैंग कियान अपनी कीलियर के 8 लेवल पर है। हम सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है, कभी भी इसकी जगह पर हमें 8वीं पोजीशन नहीं मिलेगी, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। फैंग कियान उन सभी से कहता है, सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ये 8वीं पोजीशन तो मेरी है। और साथ ही वो उन सभी की इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम सभी लोग कचरे कहेंगे, तो तुम सभी के अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। अगर तुम लोग फाइट को जीत जाते हो तो तुम तो सभी लोग 8वीं पोजीशन के लिए यहाँ पर आपस में फाइट करके डिसाइड कर लेना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम यहाँ पर मुझसे कम्पीट भी कर सको। वो सभी बच्चे कहते हैं, जैसा कि हमने इसके बारे में सुना था, तो वाकई में बहुत बड़ा कमीना और एरोगेंट इंसान है, दूसरों की तो जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। इसी वक्त हमारा लिन फैंग यहाँ पर आता है। वो सभी लड़के लिन फैंग को वहाँ पर आते हुए देखकर उसका प्रेशर महसूस करते हैं और जल्दी से साइड पर हट जाते हैं। तो लिन फैंग वहाँ पर आकर सामने खड़ा हो जाता है और आकर वो फैंग किंग से कहता है, फैंग किंग 8वीं पोजीशन मेरी है, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। किंग उसे कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले। देखने वाले लड़के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि इस लड़के को फैंग किंग के बारे में नहीं पता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फैंग किंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तो तुम इस टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो और 8वीं पोजीशन को लेना चाहते हो, तानी तुम एक बेवकूफ हो या फिर तुम एक जीनियस हो। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हें लास्ट पोजीशन चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगी, तुम्हें मुझसे कम्पीट करना होगा, तभी तुम्हें पोजीशन मिल सकती है। मुझे हरा दो और पोजीशन तुम्हारी। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिन फैंग बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और किसी को समझ भी नहीं आती कि यहाँ पर हुआ क्या है। फैंग किंग बेचारा भी पीछे की तरफ गिर जाता है और सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या ये बंदा है कौन। देखने वाले भी हैरान होते
होती है और कहती है आखिर ये लड़का है कौन जिसने सिर्फ एक ही तलवार के अटैक के साथ लिन किंग को यहाँ पर जख्मी करके गिरा दिया। लिन फेंग उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो जबकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है नहीं। लिन फेंग उसको हराने के बाद टेम्पल के अंदर चला जाता है जहाँ पर 7 लोग पहले से बैठे होते हैं जबकि वहाँ पर क्यूलैन पहले से बैठी होती है। वो सभी लोग भी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है जिसने फेंग किंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। क्यूलैन लिन फेंग को पहचानती है। वो कहती है ये तो लिन फेंग है। तो लिन फेंग क्यूलैन के सामने जाकर उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बंदे की कमी है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हारे पास सभी 7 मेंबर्स हैं तो मैं तुम्हारे इस 8वीं पोजीशन को फिल करना चाहूंगा। वहीं पर से एक लड़का उठता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर आकर क्यूलैन के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि क्यूलैन के साथ इस तरह बात करो। साथ ही वो अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो लिन फेंग को पंच मारने लगता है लिन फेंग अपनी तलवार को चलाते हुए उसके हाथ को काट देता है और उसको पता भी नहीं चलता कब उसने अपनी तलवार को चला दिया और साथ ही उस बेचारे लड़के का हाथ काटकर वहीं पर गिर जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है और साथ ही वो क्यूलैन से कहता है क्यूलैन तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के कचरे को तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए। ये कचरा आकर यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकता तो ये वहाँ पर टूर्नामेंट में बाकी किसी को क्या हरा पाएगा। साथ ही लिन फेंग उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। वो उड़ता हुआ सीधा दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है। देखने वाले बहुत सा हैरान हो जाती है और कहते हैं ये तो वू जाओ है। फेंग किंग जिसने पिछले एपिसोड में लिन फेंग से मार खाई थी वो भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है वू जाओ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस लड़के ने इसको बड़ी आसानी से हरा दिया और बाहर फेंक दिया। इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यूलैन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। लिन फेंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम में से किसी और को भी इससे कोई एतराज है? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बता सकते हो। लेकिन वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्यूलैन भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है ठीक है तुम हमारी यहाँ पर 8वीं पोजीशन को फिल कर सकते हो। साथ ही वो बाहर की तरफ देखती है और फेंग किंग से कहती है फेंग किंग अब जबकि वू जाओ बाहर हो चुका है उसका हाथ कट चुका है वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। हमारे पास एक बंदे की जगह खाली है अगर तुम हिस्सा लेना चाहते हो तो आ जाओ। फेंग किंग भी जल्दी से अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसके 8 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं जो कि ज़ैंगज़ू कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। क्यूलैन लिन फेंग से कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो दोनों दूसरे गार्डन में चले जाते हैं। लिन फेंग उसके साथ बैठा होता है तो क्यूलैन उसे कहती है लिन फेंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम सिर्फ इसी तरह इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हो? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मैं किस तरह टूर्नामेंट में हिस्सा लूँ? क्या मैं ऐसे हिस्सा नहीं ले सकता? क्यूलैन उसे कहती है मुझे गलत मत समझना लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर तक पहुँच चुके हो। हालांकि तुम्हारी एज अभी सिर्फ 16 साल है। 16 साल की उम्र में अपनी सोल लेयर तक पहुँचना वाकई में तुम बहुत बड़े जीनियस हो और टैलेंटेड लड़के हो। लेकिन फिर भी तुम एक पूरे के पूरे क्लैन के साथ फाइट नहीं कर सकते। कभी तुम्हारी अपनी फैमिली और उसके साथ साथ पूरे ज़ैंगज़ू सिटी के क्लैंस के लोग तुम्हें कचरा कहा करते थे। क्या अब तुम बाकी के सभी जीनियस से टॉप पर हो, अपनी सोल लेयर तक पहुँच चुके हो और तुम्हारा टैलेंट उन सभी से ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें इस तरह एक्सेप्ट करेंगे जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो? मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यूलैन उसे कहती है नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाकर इस कंपटीशन में हिस्सा लो, किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। हाथी उसे कहती है मेरे पास एक मास्क है तो क्या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर इस मास्क को लगा सकती हूँ। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है लगा दो। क्यूलैन उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उस मास्क को उसके चेहरे पर लगा देती है। क्यूलैन उसके चेहरे पर मास्क लगाने के बाद उसे कहती है ये मास्क तो तुम्हारे चेहरे के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। साथ ही वो सोच रही होती है लिन फैमिली तो इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने जिस लड़के को कचरा बनाकर फैमिली से बाहर निकाल दिया वो लड़का इस बार के टूर्नामेंट में एक जीनियस साबित होने वाला है। हालांकि ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन अफसोस इस बार के टूर्नामेंट में ना तो लिन कियान, ना ही नालैन फेंग, ना ही हमारा लिन फेंग, तो इनमें से कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला क्योंकि ये वाला टूर्नामेंट किसी और के नाम होगा। यहाँ पर क्यूलैन किसी और बंदे की बात कर रही है जो कि इस टूर्नामेंट में एंड पे आएगा। नेक्स्ट सीन हमारे टूर्नामेंट के दिन का दिखाया जाता है। ज़ैंगज़ू कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहीं पर एक शॉप स्टॉल के पास एक लड़की खड़ी होती है और कहती है पहली बार हमारे ज़ैंगज़ू सिटी में एक फ्री टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें चारों बड़े क्लैंस के बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। आज टूर्नामेंट शुरू होने में काफी ज्यादा देर है लेकिन फिर भी सुबह सुबह यहाँ पर इतना ज्यादा रश लगा हुआ है। शॉपकीपर उसे कहता है रश तो लगना ही था क्योंकि यहाँ पर नालैन क्लैन के लोगों ने क्योंकि चारों बड़े क्लैंस के लोगों को समन किया है। बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। क्यूलैन भी यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आ जाती है। क्यूलैन अपनी टीम की लीडर है। ये लोग किसी क्लैन से नहीं है, ये फ्री ग्रुप से हैं। क्यूलैन उन सभी से कहती है तो हम सभी लोग गवर्नर पैलेस के बाहर पहुँच आए। हमारे सामने गवर्नर पैलेस है और वहीं पर बैटल अरीना है जहाँ पर हम सभी का कंपटीशन होगा, हमें वहीं पर फाइट करनी है। तो सभी लोग पैलेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अरीना की स्टेज होती है जहाँ
जहाँ पर सेंटर में एरिना होता है जिस पर उन्हें फाइट करनी है और साइड पर 4 पिलर्स होते हैं जहाँ पर चारों बड़े क्लैंस बैठेंगे। सिटी गवर्नर नालैन जियोंग उन सभी से कहते हैं तुम सभी को मैं वेलकम करता हूँ, मेरा नाम नालैन जियोंग है। नालैन जियोंग उनसे कहते हैं तो आज के हमारे इस ज़ांगज़ू सिटी के टूर्नामेंट का मकसद हमारे इस ज़ांगज़ू सिटी के बच्चों के टैलेंट्स को देखना है। हम लोग देखना चाहते हैं क्या है हमारे बच्चे कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करे। यहाँ पर कंपटीशन के दौरान रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। लोगों को आपस में तब तक फाइट करनी है जब तक सामने वाला हार न मान ले या फिर सामने वाला फाइट करने के काबिल न रहे या फिर सामने वाले को मार न दिया जाए। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ भी किया जा सकता है, सामने वाले को मारना भी अलाउ होगा। तो यहाँ पर चारों बड़ी फैमिलीज के बारे में बताया जाता है। ईस्ट वाली साइड पर गू फैमिली के हेड बैठे होते हैं जिनका नाम गू किंग होता है। वेस्ट वाली साइड पर लिन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। लिन फैमिली के हेड लिन बा डाओ के हमारे लिन फैंग के तीसरे अंकल हैं। जबकि साउथ स्टैंड की तरफ वैन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। वैन रेन यू नाम होता है उनका। और नॉर्थ स्टैंड की तरफ फ्री ग्रुप है जिसकी लीडर क्यू लैन है और उसके साथ और फाइटर्स हैं। लिन फैमिली के हेड कहते हैं मास्टर जियांग तो काफी ज्यादा क्लेवर निकले। उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान 2 फाइटर्स एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं, इसको भी अलाउ कर दिया है। लगता है कि वो बाकी के सारे क्लैंस के दरमियान में एक फाइट करवाना चाहते हैं। लिन कियान जो कि अपने फादर के साथ ही बैठी होती है वो उनसे कहती है फादर आपके इस बात का क्या मतलब है। फादर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हें इस बारे में अभी तक समझ नहीं आई। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि नालैन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो गू फैमिली के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर नालैन क्लैन के लोग गू फैमिली के लोगों को कंपटीशन के दौरान मार भी देते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गू फैमिली वाले वू फैमिली के किसी लड़के को मार देते हैं तो इससे इन दोनों बड़े क्लैंस के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर गवर्नर के साथ एक और एल्डर खड़े होते हैं, वो भी नालैन फैमिली से होते हैं। एल्डर कहते हैं मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चों की लिस्ट मिल चुकी है। हमारे पास इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तादाद टोटल 40 है। 30 बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर इन सारी फाइट्स को मैं खुद पर्सनली अरेंज करूंगा। अगर आप में से किसी भी फैमिली हेड को इससे एतराज है तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो सारी फैमिली के हेड उसे कहते हैं नहीं हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, आप लोग फाइट को स्टार्ट करवाएं। अनाउंसर उनसे कहते हैं अब जबकि तुम में से किसी को भी इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो फिर ठीक है हम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। जबकि कियान फैंग क्यू लैन से कहता है क्यू लैन मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सभी को इग्नोर किया गया है, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि हमें इस बात से कोई एतराज है या नहीं। क्यू लैन उसे कहती है फैंग कियान जहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, हमें वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाउंसर उन सभी से कहते हैं हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर सिंगल एलिमिनेशन राउंड होगा, तुम सभी को एक दूसरे के साथ फाइट करना होगी। जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में एडवांस होगा। 40 में से सिर्फ 20 बच्चे ही आगे जा पाएंगे। क्यू लैन कहती है इनका सेटअप तो काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर टोटल 5 अरीना है। 5 अरीना में टोटल 10 बच्चे एक ही बार में फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 बच्चे हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 बार में यहाँ पर फाइट करेंगे और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर मेन बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी फर्स्ट राउंड में फाइट होने वाली है। नालैन फैंग खुद भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। नालैन फैंग का मुकाबला होता है वैन जिन के साथ, जबकि सेकंड स्टेज के ऊपर गुजुन का मुकाबला लिन वू के साथ होता है। साउथ स्टेज के ऊपर लिन जू का मुकाबला वैन फैंग के साथ होता है और वेस्ट स्टेज के ऊपर नालैन जू का मुकाबला फैंग कियान के साथ है। हमारी नॉर्थ स्टेज के ऊपर डोमिंग का मुकाबला गू किंग के साथ होता है। तो यहाँ पर डोमिंग हमारा लिन फैंग है, उसने अपना नाम चेंज करके डोमिंग रखा है डिस्गाइज के तौर पर। यहाँ पर जो लोग मैच को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। वो लोग कहते हैं इसका मुकाबला नालैन फैंग के साथ है, वो तो हारने वाला है। वेंजिन तो बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि अगर वो यहाँ पर इससे फाइट करना भी चाहे तो अभी वो इस फाइट को नहीं जीत सकता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिन कियान हमारे लिन फैंग की तरफ देखती है और अपने फादर से कहती है फादर जरा डोमिंग की तरफ देखे, क्या आपको ये कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? तो उसे कहते हैं क्या वाकई में मुझे तो ये जाना पहचाना नहीं लगता। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता और कहता है जैसा कि ऑडियंस ने वहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, वेंजिन नालैन फैंग के साथ फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान लेता है। वो कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया और इनका मैच एंड हो जाता है। जबकि इस स्टेज के ऊपर लिन वू जीत जाता है। और हमारी साउथ स्टेज के ऊपर वैन फैमिली का लड़का जिसका नाम वैन फैंग वोन है अपने ओपोनेंट को हराकर अगले राउंड में चला जाता है। और हमारी वेस्ट स्टेज के ऊपर एक लड़का जिसका नाम फैंग कियान है वो भी जीत जाता है। बाकी के सारे मैचेस की तो फाइट नहीं दिखाई जाती लेकिन हमारे हीरो की फाइट तो दिखाई जाएगी। लिन फैंग का मुकाबला एक लड़के के साथ होता है जिसका नाम गू किंग होता है। तो गू किंग जो कि वहाँ पर लिन फैंग के सामने खड़ा होता है वो सोच रहा होता है अगर मेरा मुकाबला यहाँ पर नालैन के साथ होता फिर तो मैं हार जाता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा मुकाबला उसके साथ नहीं हुआ। यहाँ पर अभी काफी सारे ऐसे वीक लड़के हैं जिनके साथ मेरा मुकाबला होने पर मैं आसानी से जीत सकता हूँ। अब मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। गू फैमिली के एल्डर अपने लड़के से कहते हैं गू किंग टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस लड़के को हराओ। गू किंग उसे कहता है ठीक है फैमिली हेड मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। साथ ही वो लिन फैंग से कहता है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही अपनी हार मान लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा लिन फैंग इस
तरह के डायलॉग बहुत बार सुन चुका है। वो उसकी बात सुनने के बाद अभी से घूर कर देख रहा होता है। किंग उसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि अगर तुम खुद से अरीना से नहीं उतरते तो तुम्हारे पास से राइट्स भी नहीं बचेंगे, तुम यहाँ पर सरेंडर कर सको। लेकिन लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार पे हाथ डाल लेता है। यहीं पर हमारे फेंग किंग का भी एक सीन दिखाया जाता है। फेंग किंग जो कि पहली बार लिन फेंग से मार खा चुका है, वो कहता है, लगता है कि गू किंग बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है। इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहा है। फैमिली हैंड अपने लड़के से कहते हैं, गू किंग लगता है कि इस तरह तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, जल्दी से आगे बढ़ो, इसके ऊपर अटैक करो। गू किंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट के साथ एक बड़ा सा स्नेक बनता है। वो अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है। सबसे पहले वो उसके हाथ को काटता है और उसके हाथ को काटने के फौरन बाद वो अपनी तलवार को उसके पेट के आर पार धंसा देता है। गू किंग बेचारा यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मर जाता है। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को जान से मार दिया। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बंदे की तलवार तो बहुत ज्यादा तेज थी, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया कब इसने अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंसा दी। गू फैमिली की हेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गू फैमिली के लड़के को जान से मारने की। लिन फेंग उसे कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता और तुम्हारी गू फैमिली का लड़का मुझे मार डालता। इससे पहले कि वो मुझे मारता मैंने उसको मार दिया। गू फैमिली हेड उसे कहते हैं, अब जबकि तुमने मेरी फैमिली के लड़की की जान ली है तो मैं इस बात को याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लिन फेंग उसे कहता है, मेरा नाम डाओ मिंग है और इस नाम को याद रखना। अभी आगे जो तुम्हारी फैमिली के बहुत सारे लोग मरेंगे, जो भी यहाँ पर मुझसे कम्पीट करने के लिए आएगा वो मेरे हाथ से मरेगा। गू फैमिली के हेड के साथ एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, आखिर ये लड़का है कौन और ये कहाँ से आया है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फैमिली हेड अपने सबसे बेस्ट डिसाइपल से कहते हैं, जब तुम एरिना में जाओ तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। वो लड़का उनसे कहता है, फैमिली हेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी फाइट इस लड़के के साथ होती है तो ये पक्का मरेगा। तो कहानी सुनाने वाला कहता है, पहले राउंड को कंप्लीट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत ही जल्दी 20 लोग सिलेक्ट कर लिए गए और 20 लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया। तो नेक्स्ट राउंड में हमारी फाइट लिन फेंग और नालैन चेन के दरमियान में होती है। नालैन चेन से कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी फाइट करनी है, क्योंकि अगर तुम फाइट को जीत नहीं सकते तो सरेंडर कर देना। नालैन चेन उसे कहता है, ठीक है मुझे पता है। जब उसकी फाइट लिन फेंग के साथ स्टार्ट होती है तो वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लिन फेंग से कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर हरा दूंगा, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगा तो हमारे नालैन क्लैन की इंसल्ट हो जाएगी। नालैन चेन भी अपनी सोल लेयर का एक्सपर्ट होता है। वो वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन किया होता है और साथ ही उसके स्पेशल मूव का नाम डिवाइन आर्म होता है। क्यूलैन भी देखकर कहती है, ये नालैन क्लैन का सबसे बेस्ट मूव है, सिर्फ नालैन क्लैन के लोग इस तरह की डिवाइन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो नालैन चेन जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे जैसी पंच मारता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही नालैन चेन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तो इस लड़के को बड़ी आसानी से मार दिया, सिर्फ एक ही पंच में मैंने इसको मार दिया है। लेकिन साथ ही उसकी हंसी बंद हो जाती है क्योंकि हमारा लिन फेंग बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, अब तुम्हें मरना होगा। और उसी वक्त उसकी तलवार उसकी आंख के अंदर आकर धंस जाती है। लिन फेंग अपनी तलवार को उसके सर के अंदर धंसा देता है और उसकी आंख के अंदर से वहीं पर गिरकर मर जाता है। नालैन फेंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही वो चिल्लाकर हमारे लिन फेंग से कहती है, आए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नालैन क्लैन के एक मेंबर को मारने की। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारे फादर जो कि सिटी गवर्नर है, उन्होंने ये रूल सेटअप किए हैं। उन्होंने कहा था कि कंपटीशन के दौरान हम लोग अपने ओपोनेंट की जान भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी फैमिलीज के लोगों को तो टूर्नामेंट में मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नालैन फैमिली के लोगों को नहीं मार सकते। क्या तुम ऐसे ही चाहती हो? नालैन फेंग उसे कहती है, बस उम्मीद करो कि तुम्हारा सामना मेरे साथ मत हो, अगर तुम्हारा सामना मेरे साथ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने इस कंपटीशन में दूसरा मैच खेला और दूसरे मैच में इसने अपने दूसरे ओपोनेंट को जान से मार डाला है। ये लड़का जब भी अपनी तलवार निकालता है तो ये सामने वाले ओपोनेंट को मार देता है। तो अनाउंसर उन सभी से कहते हैं, अब जबकि हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारे पास सिर्फ 10 चैंपियंस ही बचे हैं। इन 10 चैंपियंस का मुकाबला अब नेक्स्ट राउंड में होगा। साथ ही वो उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं कि जाके रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग अपने तीसरे राउंड को स्टार्ट करेंगे। जबकि यहीं पर एक और लड़के को भी दिखाते हैं जो कि इन सभी की तरफ देखकर कह रहा होता है, ये सभी लोग जोगरू की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, चलो फिलहाल के लिए परफॉर्म करने देते हैं, जबकि मेन कैरेक्टर तो मैं ही होने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और राउंड 3 की फर्स्ट फाइट हमारे लिन फेंग और गू फैमिली के लड़के, इसका नाम गू जैन होता है, उसके दरमियान में होती है। अब क्योंकि ये सिर्फ 10 बच्चे एंड पे बचे हैं, 10 सबसे बेस्ट वाले हैं। गू जैन गू फैमिली का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। गू फैमिली के लीडर से कहते हैं, जाओ जाकर उसको मार डालो। गू जैन कहता है,
फैमिली लीडर, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसे मारना है, मुझे पहले से पता है। गुजन जल्दी से अरीना में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद अपनी फायर पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही वो लिन फेंग से कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, सरेंडर करो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, तुम तो मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर एक धब्बा हो। लिन फेंग से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर का बदला लेना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी से नहीं मारूंगा। गुजन हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज कर रहा होता है। वो हंसते हुए आगे बढ़ते हुए से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? हम दोनों के दरमियान में इस वक्त 10 कदम का फासला होगा और तुम्हें पता है कि 10 कदम के फासले पर क्या होता है? लिन फेंग हंसते हुए से कहता है तो बताओ मुझे 10 कदम के फासले पर क्या होता है? गुजन उसे कहता है इसका मतलब ये है कि तुम इस मैच को पहले ही हार चुके हो। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट एनर्जी को अवेकन करता है तो उसकी फायर के साथ एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनता है। 10 कदम के फासले से अपने फायर ड्रैगन के साथ सामने वाले ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है और उसको एक ही झटके में मार सकता है। वहाँ पर एरिना के ऊपर एक जबरदस्त फायर का धमाका दिखाते हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। गू फैमिली के लीडर स्पेशली बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनके गुजैन ने जहाँ पर उनके इस लड़के को मार दिया है जिसने उनके लड़के को मारा था, जबकि यहाँ पर लिन कियान को भी दिखाते हैं जिससे कि डूमिंग की फिक्र होती है। तो गुजैन यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसने लिन फेंग को मार दिया है। लेकिन जैसे ही सामने से फायर हटती है तो वहाँ पर लिन फेंग अपनी तलवार को सामने करके खड़ा होता है और उसने उसकी सारी फायर को वहाँ पर ब्लॉक कर लिया होता है। गुजैन उसे कहता है तो इसका मतलब तुम भी इस वक्त अपनी सोल लेयर पर हो, इसी वजह से तुम मेरी फायर के सामने अभी तक इंटैक्ट हो, लेकिन तुम मेरी एक डायरेक्ट हिट को लेने के बाद नहीं बच पाओगे। तो लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं से अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है। गुजैन जल्दी से अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक करता है और कहता है तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने अपनी तलवार को ही फेंक दिया, अब तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है, लगता है कि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी। और साथ ही गुजैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त हमारा लिन फेंग अपने शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो लिन फेंग के इस पंच की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से और उसके सर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और साथ ही गुजैन कहता है तो इसको यहाँ पर वेपन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसने अपनी मार्शल स्पिरिट को फिजिकली ट्रेन किया हुआ है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। तो गुजैन लिन फेंग का पंच खाने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो अपने फ्लेम ड्रैगन के सेकंड टाइप को रिलीज करता है और उसकी ड्रैगन फ्लेम का सेकंड टाइप उसका एक्सट्रीम बैरियर होता है। वो सामने एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन हमारा लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके बैरियर को भी तोड़ देता है। गुजैन के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ फिर से गिर जाता है। और इस बात से गुजैन पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गिरने के बाद फिर से उठता है और यहाँ पर अपनी फ्लेम ड्रैगन की थर्ड टाइप को यूज करता है। इसका नाम ऐश एम्बर स्टॉर्म होता है। वो दूर से ही अपने इस नेम मूव को रिलीज करता है तो लिन फेंग के आसपास दायरे में बहुत सारी फायर निकलती है। वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होता है, बिल्कुल वैसा ही एक धमाका होता है। तो उस धमाके के फौरन बाद ही गुजैन कहता है चलो ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी कब्र में पहुँचाने का वक्त आ चुका है, अब तुम नहीं बचोगे। और साथ ही वो अपनी फ्लेम ड्रैगन की फोर्थ टाइप को रिलीज करता है। उसकी फ्लेम ड्रैगन की फोर्थ टाइप का नाम ड्रैगन स्ट्रीम फ्लेम प्रिजन होता है। वो वहाँ पर उसको रिलीज करता है, लेकिन उसी वक्त लिन फेंग अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करते हुए उसके पीछे पहुँच जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका दिखाया जाता है। तो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फाइटिंग एरिना के ऊपर वाला हिस्सा भी टूट जाता है। वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली फैमिली हेड, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि गू फैमिली के गुजैन ने यहाँ पर लिन फेंग को मार दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब एरिना के ऊपर से वो धमाके का धुआं हटता है तो धमाके के धुएं के हटने के बाद वो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली क्यूलैन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके साथ साथ गू फैमिली के हेड भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फेंग के हाथ के ऊपर ब्लड लगा होता है और उनके गू फैमिली का गुजैन वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है। फेंग ने उसके ऊपर पंचेस मारे होते हैं और इतने पंचेस खाने के बाद वो मर चुका होता है। उसकी बॉडी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। मास्टर गू जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं डोमिंग तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जबकि गवर्नर भी उसे चिल्लाकर कहते हैं फैमिली हेड शांत रहो, ये सिर्फ एक कंपटीशन है और कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक ओपोनेंट्स एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। अगर तुम आगे बढ़े और टूर्नामेंट की फाइट के दौरान में इंटरवीन किया तो मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मास्टर गू वहीं पर शांत होकर बैठ जाते हैं, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं गू फैमिली का गुजैन ये वाकई में गू फैमिली का जीनियस लड़का था, लेकिन इस लड़के डोमिंग ने इसको बड़ी आसानी से मार दिया। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़का उससे भी बड़ा जीनियस है। उसके बाद मैचेस को कंटिन्यू किया जाता है। नालैन फेंग का मैच वेन जियांग के साथ होता है, जबकि लिन कियान के साथ इसका मैच होता है वो पहले विड्रॉ कर लेता है। क्यूलैन जहाँ पर डायरेक्टली फाइनल्स में पहुँच जाती है। क्या अब इनके पास टोटल 5 बच्चे बचे हैं, उन 5 में से 4
का यहाँ पर फाइनल 4th राउंड में मैच होगा। तो चौथे राउंड में नालैन फेंग का वेन जियांग के साथ फाइट होने वाली है, जबकि हमारे डूमिंग यानी लिन फेंग की टू लैन के साथ फाइट होने वाली है। नालैन फेंग वेन जियांग से कहती है तुम्हें मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, खुद सरेंडर कर दो। वेन जियांग उसे कहता है मिस नालैन मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर हो और मैं अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर हूँ, यानी कि मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है और मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अभी सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ये दोनों यहाँ पर सरेंडर करने को तैयार नहीं होते और दोनों ही जल्दी से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। नालैन फेंग उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक दिखाती हूँ। वो यहाँ पर ओवर बियरिंग डिवाइन पंच को यूज करती है, जबकि दूसरी तरफ से वेन जियांग स्वर्ड स्किल हीवन चेन स्लेइंग मून को यूज करता है। अपने हाथ में अपनी स्पिरिट से बनी हुई 2 स्वर्ड्स निकाल लेता है। वो दोनों यहाँ पर अपने अपने अटैक्स को टकराते हैं, तो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। अंदर भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं नालैन फेंग यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही है, ये हमारी फैमिली की एक बहुत बड़ी जीनियस है जो कि इस कंपटीशन को जीतने वाली है। नालैन फेंग और वेन जियांग के अटैक्स के बाद दिखाते हैं कि वेन जियांग उसके अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, जबकि नालैन फेंग उसके सामने सही सलामत खड़ी होती है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है वेन जियांग जो कि अपनी सोल लेयर के सेकंड लेवल पर है, उसका रैंक नालैन फेंग से ज्यादा हायर है, लेकिन उसकी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नालैन फेंग का मुकाबला कर सके। नालैन फेंग अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर रही है जो कि डिवाइन फिस्ट है। नालैन फेंग की ये डिवाइन फिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से वेन जियांग के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। वेन जियांग बार बार उसके अटैक्स की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वेन जियांग को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो बार बार इसके अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक करता रहा तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, इसी वजह से वेन जियांग ने वहाँ पर खुद ही सरेंडर करने का फैसला किया। इस तरह हमारी नालैन फेंग भी फाइनल में पहुँच जाती है, जबकि वहीं पर वेन फैमिली के लोग खड़े होते हैं और कहते हैं ये नालैन फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इनकी नालैन फेंग जो कि अपनी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है। तो यहीं पर हमारी सेकंड सेमीफाइनल फाइट होती है जो कि क्यू लैन और हमारे लिन फेंग के दरमियान में होती है। क्यू लैन कहती है मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे ये फाइट नहीं करनी। फेंग उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। हम सर कहते हैं अब जबकि हमारे सेकंड सेमीफाइनल का भी एंड हो चुका है, हमारे पास 3 फाइनलिस्ट है, उनमें से एक लिन फैमिली की लिन कियान है, दूसरी नालैन फेंग है और तीसरा हमारा डोमिंग है। एल्डर कहते हैं तो हम लोग यहीं से अपने फाइनल राउंड को स्टार्ट करते हैं। एल्डर उनसे कहते हैं तो तीनों बच्चों यहाँ पर अरीना में आ जाओ। गवर्नर उन सभी से कहते हैं अब यहाँ पर फाइनल राउंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तीनों बच्चों को यहाँ पर फाइनल राउंड में फाइट करना होगी, तो में से जो भी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जिंदा बचेगा वही हमारा फाइनलिस्ट होगा और इस बार के कंपटीशन का विनर भी। देखने वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं अब इस मैच को कौन जीतने वाला है, या तो नालैन फेंग जीतेगी या फिर लिन कियान जीतेगी। नालैन फेंग की जो डिवाइन आर्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, जबकि लिन कियान की मार्शल स्पिरिट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि लिन कियान भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। लिन फेंग नालैन फेंग की तरफ देखता और सोच रहा होता है नालैन फेंग आज तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, तुमने उस रात मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था। फिर साथ ही वो लिन कियान के बारे में भी सोच रहा होता है कि लिन कियान तुम्हें भी इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर मेरे डैड को और मुझे मेरी फैमिली से बाहर निकाल दिया और मेरे डैड की पोजीशन को भी छीन लिया। आज मैं तुम दोनों से अपना बदला लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा। नालैन फेंग यहाँ पर आगे बढ़ती है और लिन फेंग से कहती है तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो मेरी नालैन फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी नालैन फैमिली में आने के बाद मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगी, मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। लिन कियान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये दोनों यहाँ पर कोई अलायंस तो नहीं बनाने वाले। लिन फेंग से कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी मास्टर बनोगी और तुम मुझे ट्रेनिंग करवाओगी। नालैन फेंग उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगी, तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे पहले डिसाइपल बनने वाले हो। उसी वक्त वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसको पिछले एपिसोड में आपने देखा था। वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है नालैन फेंग तो वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। तो वो लड़का जल्दी से वहाँ पर अरीना के सेंटर में उतर आता है। वो अरीना में आने के बाद कहता है नालैन फैमिली वालों के पास इतना ज्यादा एटीट्यूड आता कहाँ से है, पता नहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो कि यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है। नालैन फेंग उसको देखकर कहती है भाई जान हाउ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारी नालैन फेंग इसको पहले से ही जानती है। भाई जान हाउ से कहता है नालैन फेंग चलो मैं बाकी सभी लोगों को भी इस बारे में बताता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। वो उसे कहता है इंपीरियल सिटी में तुम एक सर्वेंट गर्ल हुआ करती थी, तुम वहाँ पर एक नौकरानी थी और यहाँ पर देखो तुम यांगजू सिटी की प्रिंसेस बनी फिरती हो। नालैन फेंग चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो। भाई जान हाउ से कहता है लगता है कि तुम्हें अपने बारे में असलियत को सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है, तुम नहीं चाहती कि लोगों को इस बारे में पता चले, लेकिन
तुम्हारी हकीकत तो यही है, तुम कभी एक स्लेव गर्ल हुआ करती थी, तुम एक नौकरानी थी। यहाँ पर जैंगजू सिटी में आने के बाद तुम गवर्नर की बेटी बन गई हो। नालैन फेंग उसे कहती है और तुम क्या हो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो कि इम्पीरियल फैमिली के तलवे चाटते हो। भाईजान हाउ और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो अगर तुम मुझे यहाँ पर एक डॉग कह रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने इस बात को एडमिट कर लिया है कि तुम भी कभी एक नौकरानी हुआ करती थी। गवर्नर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी नालैन फैमिली के बारे में इस तरह की बातें करने की, आखिर तुम हो कौन। जबकि भाईजान हाउ उसको भी इशारा करते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही बोलूंगा और तुम सभी लोग सुनोगे क्योंकि तुम तो सिर्फ एक छोटे से जैंगजू सिटी के सिटी गवर्नर हो। अगर मैं यहाँ पर एक इशारा ही कर दूं तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गवर्नर भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं चलो दिखाओ मुझे कि तुम किस तरह इशारा करके मेरी नालैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हो। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी जो बैकबोन कहाँ से आ रही है और तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। नालैन जियोंग काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन नालैन फेंग उनसे कहती है फादर आप शांत रहे, इस कमीने को मैं खुद ही संभाल लूंगी। इसे लगता है कि ये कोई बहुत ही महान वॉरियर है, आपकी बेटी इसको संभाल लेगी और वो शांत हो जाते हैं। नालैन फेंग उससे कहती है भाईजान हाउ मुझे पता है कि तुम तो इम्पीरियल सिटी में रहते थे, फिर इम्पीरियल सिटी से तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और इस टूर्नामेंट में आकर हमें इंटरवीन क्यों कर रहे हो। भाईजान हाउ उससे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारी फैमिली ने नालैन फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही वो हमारे लिन फेंग की तरफ देखकर कहता है लड़के चलो जल्दी से तुम इस स्टेज से नीचे उतर जाओ, इस सब का ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं है, तुम यहाँ पर हम ही मारे जाओगे। लिन फेंग भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की, आखिर तुम हो कौन। तो भाईजान हाउ अपनी बहन क्यूजैन से कहता है क्यूजैन तुमने जिस लड़के को अपनी 8वीं पोजीशन के लिए चूज किया है ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, इसकी कल्टीवेशन मुझसे लो है और जो मुझसे नहीं जीत पाएगा। क्यूजैन भी उसे कहती है डोमिंग प्लीज जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मेरा बड़ा भाई है और मुझे पता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि लिन फेंग उसे कहता है मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा जल्दी हो गया, हम लोग यहाँ पर अभी इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है जब तक हम लोग फाइट न करें। भाईजान उसे कहता है ये तो यकीन नहीं होना कि जैंगजू सिटी का एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा कल्टीवेटर यहाँ पर मेरे सामने इस तरह बात कर रहा है, लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। तो गवर्नर भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्यूलैन ने इसको यहाँ पर अपना बड़ा भाई कहा है, वो उसे कहता है तो भाईजान हाउ इसका मतलब तुम क्यूलैन का बड़ा भाई हो। भाईजान हाउ उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, क्यूलैन और मैं हम दोनों सेम फैमिली से हैं। और यहीं पर वो ये बात बताता है कि वो यहाँ पर नालैन फैमिली से बदला लेने के लिए क्यों आया है। वो कहता है अभी जैंगजू सिटी में हमारी क्यू फैमिली सबसे बड़ी जीनियस फैमिली हुआ करती थी, हमारी फैमिली के सभी लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली यहाँ पर जैंगजू सिटी की सबसे बड़ी फैमिली बनने वाली थी। लेकिन हमें इस बारे में क्या पता था कि हमारे सिटी का जो गवर्नर था यानी नालैन फैमिली का जो गवर्नर लैन जियोंग वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा कि वो यहाँ पर किसी छोटी फैमिली को राइज करते हुए नहीं देख सकता। सिटी गवर्नर नालैन जियोंग ने रात के वक्त हमारे घर में असैसिन्स को भेजा और हमारी फैमिली के बहुत सारे लोगों को मरवा डाला, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। लेकिन मैं और क्यूलैन हम दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से इम्पीरियल सिटी में भाग गए। नालैन जियोंग चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाईजान हाउ से कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारा बात चले तो तुम यहाँ पर मेरी जान ले लो जिस तरह तुमने मेरे फैमिली मेंबर्स को पहले मारा था। और साथ ही भाईजान हाउ उसको धमकी देते हुए कहता है लैन जियोंग अगर तुम यहाँ पर शांत रहोगे और जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह करते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को मारूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस फाइट में इंटर होने की कोशिश की मैं तुम्हारी सारी की सारी नालैन फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दूंगा। और आज यहाँ पर नहीं कर पाया तो कल मेरे लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। क्योंकि नालैन जियोंग भी उसकी बात सुनने के बाद ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं क्या इस लड़के के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई में इसके पास कोई बहुत ही पावरफुल बैकर है। नालैन फेंग उसे कहती है भाईजान हाउ मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर सकते। तो भाईजान हाउ से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें टच नहीं करने वाला, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ह्यूमिलिएट करना चाहता हूँ। मैं मकसद यहाँ पर आकर तुम सभी की इंसल्ट करना है, लोगों को ये बताना है कि मेरी क्यू फैमिली कमजोर फैमिली नहीं है। फिर साथ ही वो उन तीनों से कहता है चलो ठीक है अब तुम तीनों यहाँ पर एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, तुम तीनों को यहाँ पर हराकर इस सिटी टूर्नामेंट का चैंपियन बनूंगा और उसके बाद मेरी फैमिली का नाम दोबारा से राइज करेगा। लिन फेंग उसे कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए आए हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें बदला लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें बदला लेने के लिए रुकना पड़ेगा, पहले इस टूर्नामेंट को खत्म होने दो, उसके बाद तुम इनसे बदला ले सकते हो कि तुम्हारी सारी बकवास बातों का मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो भाईजान हाउ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, लिन फेंग से कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ये राइट्स है कि तुम मुझे यहाँ पर ये बता सको कि मुझे क्या करना है और कब अपना बदला लेना है, मैं जब चाहे
मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम मेरे सामने कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अरीना को छोड़कर चले जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और साथ ही वो अपनी स्पिरिट को वेकन करता है, तो उसकी स्पिरिट का नाम इनविंसिबल गोल्डन बॉडी होता है और उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से कवर हो जाती है। बाईजान हम अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद नालैंड फेंग से कहता है, नालैंड फेंग, तुम्हारी नालैंड फैमिली की जो डिवाइन आर्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और तुम यहाँ पर उसी आर्ट के बलबूते पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रही हो। तो तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल डिवाइन आर्म टेक्निक को यूज करते हुए मेरे पर अटैक करो। देखते हैं कि तुम्हारी टेक्निक वाकई में इस काबिल है या नहीं। नालैंड फेंग जल्दी से अपनी ओवरबियरिंग डिवाइन पंच को यूज करते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि हमारा बाईजान हम अपनी स्पेशल मूव जिसका नाम 5 एलिमेंट शॉक वेव होता है उसको यूज करता है और वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, जबकि नालैंड फेंग उसे सामने से पंच मारती है। तो दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं, तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बाईजान हाओ तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, जबकि हमारी नालैंड फेंग पीछे की तरफ हट जाती है। लिन कीआन पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, इस बंदे की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, हालांकि ये भी सोल लेयर के फर्स्ट लेवल पर है। नालैंड फेंग भी पीछे की तरफ हट जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। बाईजान हाउ से कहता है, तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हारे सामने कोई और खड़ा है जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाईजान हाउ उनसे कहता है, मैंने तुमसे कहा कि तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। मैं तुम तीनों डॉग्स को एक सबक सिखाऊंगा कि तुम तीनों कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। इस दुनिया में जीनियस होने का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा कि सिर्फ असली का जीनियस तो सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं तुम तीनों को सबक सिखाता हूँ कि यहाँ पर असली का जीनियस कौन है। तुम तीनों मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, और आपको तो पता है कि हमारे लिन फेंग को कचरे का लफ्ज कितना बुरा लगता है। लिन फेंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ ज़ैंगजू सिटी में ही अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग साबित कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बड़े जीनियस हो। जाना उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा करेजियस हो, यानी तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, और तुम मेरी बहन के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो मेरी बहन के सर्वेंट होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए मैं तुम्हारा मुंह तो डिस्ट्रॉय करूंगा। आज मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, उसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिन फेंग जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ रखता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर सर्वेंट कहने की? मैं तुम्हारी बहन का कोई सर्वेंट नहीं हूँ। साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। भाई जान हाओ भी जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके तलवार के अटैक को अपने बाजू के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। हंसते हुए लिन फेंग से कहता है, तुम इस मैच को हार चुके हो, जैसे तुम मेरे करीब पहुँचे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा पाओगे? तुम्हारे जैसा कचरा तो अपनी तलवार की मदद से भी मुझे नहीं हर्ट कर सकता। लिन फेंग उसे कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है? अभी तक मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को तो रिलीज किया ही नहीं। लिन फेंग बड़ी स्पीड से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी गर्दन काटने लगता है। जानो जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए फिर से उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार लिन फेंग अपनी डार्क स्पिरिट को भी रिलीज कर रहा होता है। इस बार उसकी तलवार के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो पहले से बहुत ज्यादा होती है। जान हाओ को भी महसूस होता है कि इसकी तलवार के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बढ़ चुकी है। लिन फेंग हंसना शुरू कर देता है और साथ ही उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। वो ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। जान हाओ फिर से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसे भी पीछे की तरफ हटना पड़ता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लिन फेंग हंसते हुए उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि मैं अपनी तलवार के साथ भी तुम्हें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो फिर तुम्हें ऐसी क्या पड़ी थी? तुम्हारे जैसा जीनियस जंप करते हुए पीछे क्यों हट गया? भाई जान हाओ अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो लिन फेंग से कहता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला कर सको। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी एक हिट को भी खा पाओगे। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारी बकवास बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम लोग फाइट कर सकते हैं? कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। अगर हम लोग यहाँ पर किसी जीनियस को सिर्फ उसकी बकवास बातों की वजह से जीनियस मान ले रहे, तुम दुनिया के बहुत बड़े जीनियस हो। लिन फेंग लिन फेंग की तरफ देखती है और कहती है, हालांकि इसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और ये नहीं दिखाना चाहता कि ये कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये लड़का यहाँ पर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करके मेरी नालैंड फैमिली को ज्वाइन कर लेता है, तो हमारी नालैंड फैमिली बहुत ही जल्दी राइज करेगी, क्योंकि इस लड़के का फ्यूचर लिमिटलेस है। नालैंड फेंग फिर से आगे बढ़ती है और लिन फेंग से कहती है, डोमिंग, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाकर ये बात साबित कर दी है। तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। मेरी नालैंड फैमिली तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, तो अगर तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें अपनी नालैंड फैमिली को ज्वाइन करने का मौका दूंगी और तुम जब चाहे मुझे देखने के लिए आ सकते हो। चलो जल्दी से बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? नालैंड फेंग
को लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और डूमिंग यानी कि हमारा लिन फेंग इस ऑफर को मान लेगा। वो उसे बार बार देखने के लिए आ सकता है। इसके बदले में वो नालैन फैमिली को ज्वाइन कर ले। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक जबरदस्त अटैक करता है। नालैन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। उसके पीछे की तरफ हटने के फौरन बाद ही लिन फेंग फिर से अपनी पाम को सामने करते हुए अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसके ऊपर पाम टेक्निक से अटैक करता है और वो वाला अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि नालैन फेंग एरिना के रिज के ऊपर जाकर अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालती है। वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। लिन फेंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम तो यहाँ पर मेरे सामने टिक भी नहीं पा रही और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पर्सनली टीच कर सकती हो। लगता है कि तुम्हारी नालैन फैमिली बहुत ज्यादा महान फैमिली है, मेरी मास्टर बनने के लायक हो, जबकि तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकती। फिर साथ ही हमारा लिन फेंग बाईजान हाउ से कहता है और रही बात तुम्हारी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारे बदले के बीच में आने का। तुम चाहो तो नालैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कि तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने इन सभी के साथ मुझे भी मिक्स कर दिया और बार बार मुझे यहाँ पर कचरा कहा, जिस लफ्ज से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने बड़े जीनियस हो कि तुम यहाँ पर यांगजू सिटी में ये सब कुछ कर सकते हो? तुमने यहाँ पर आते ही कहा कि नालैन फेंग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है अपनी पावर के बलबूते पर, यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव करती है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी अरीना में आने के बाद अपनी पावर को शो ऑफ करवाने के बाद यही सब कुछ किया। तुम हम सभी को कचरा समझते हो। तुम सभी को आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि एक असली का जीनियस कैसा होता है। साथ ही लिन फेंग वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, उसकी सेलेस्टियल डार्क स्पिरिट, और साथ में उसकी सेलेस्टियल डार्क बुक भी रिलीज होती है। बाईजान हाउ उसकी मास्टर स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर पहले जब लिन फेंग ने इसके ऊपर अटैक किया था तब उसने अपनी मास्टर स्पिरिट को अवेकन नहीं किया था। बाईजान हाउ पीछे की तरफ हटता और कहता है मुझे इसकी मास्टर स्पिरिट का प्रेशर महसूस हो रहा है। ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अटैक करना होगा। लिन फेंग सामने की तरफ से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक कट लगाता है कि बाईजान हाउ अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन उसकी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी में इसके काम नहीं आती। लिन फेंग उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाने के बाद आगे गुजर जाता है और बाईजान हाउ बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरने के फौरन बाद ही हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को फिर से घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी डार्क स्पिरिट रिलीज होती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो लिन फेंग यहाँ पर उसके ऊपर अटैक तो करता है लेकिन उसकी जान नहीं लेता। फकत क्यूजैन भी भागती हुई अरीना में आ जाती है और अपने ब्रदर को सहारा देती है। उससे पूछती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहता है मैं ठीक हूँ, बस छोटी मोटी चोटें हैं, चलो यहाँ से चलते हैं कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर अपनी क्यू फैमिली को दोबारा से राइज करवा पाएंगे, यहाँ पर हमसे भी बड़ा एक जीनियस है। टूलैन अपने भाई को लेकर उस अरीना से बाहर चली जाती है। अब इस अरीना में सिर्फ लिन फेंग, नालैन फेंग और लिन कियान ही बचे हैं। नालैन फेंग तो पहले से जख्मी है, कियान अभी तक इंटैक्ट है। वो उससे कहता है अब हम दोनों ही अरीना में बचे हैं, चलो अपने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। लिन कियान उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले सरेंडर करती हूँ। उसके साथ ही वो सोच रही होती है कि ये बंदा आखिर है कौन और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के फौरन बाद ही जल्दी से अपने फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार को लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी वक्त उसके फादर चिल्लाकर कहते हैं लिन कियान चलो जल्दी से अरीना से बाहर आ जाओ, लेकिन लिन फेंग उसे टाइम ही नहीं देता और वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। कियान जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लिन फेंग उसके बहुत ज्यादा करीब है। लिन फेंग कहता है अब तुम नहीं बचोगी, तुम तो यहाँ पर मरने वाली हो। वक्त उसके फादर अपनी सीट को छोड़कर जल्दी से अरीना के सेंटर में आ जाते हैं और लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे लिन फेंग को भी वहाँ पर से पीछे हटना पड़ता है। लिन कियान के डैड अपनी बेटी को वहाँ पर बचा लेते हैं और कहते हैं लिन कियान क्या तुम ठीक हो? लिन कियान उनसे कहती है हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन फेंग लिन बा से कहते हैं देखो तो जरा तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ रहे हो। लिन फैमिली वाले तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं, सभी लोग किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर लिन फैमिली की यंग मिस के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो उसे पहले से ही सरेंडर करके इस फील्ड को छोड़कर भाग जाना चाहिए था कि यहाँ पर एक एल्डर को उसकी जान बचाने के लिए आना पड़ा। ये तो लिन फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लिन फेंग के अंकल जल्दी से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हम सभी से लोगों के सामने इतनी एरोगेंटली बिहेव करने की? चलो देखते हैं कि इस मास्क के पीछे कौन छुपा हुआ है। वो अपनी पावर्स के साथ उसके मास्क के ऊपर अटैक करते हैं और लिन फेंग का मास्क टूट जाता है। जैसे उसका मास्क टूटता है तो वो सभी लोग उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो लिन फेंग है। कहानी सुनाने वाला कहता है लिन बा डाओ और लिन कियान वो दोनों तो लिन फेंग को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि अब वो यहाँ पर क्या करें। तो उनकी लिन फैमिली का यंग मास्टर उनके सामने खड़ा है जिसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। सिर्फ यही दोनों
नहीं बल्कि लिन फैमिली के बाकी के सारे लोग भी जो कि वहाँ पर इस मैच को देखने के लिए आए थे, वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस यंग मास्टर को कचरा समझते थे, जिस यंग मास्टर को उन्होंने अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया, वो यंग मास्टर आज यहाँ पर खड़ा है और इतना बड़ा जीनियस बन चुका है कि उसने यहाँ पर बड़े बड़े टॉप जीनियस को हरा दिया है। अलेन फेंग कहती है ये तो लिन फेंग है, मैंने कुछ दिन पहले इसको मरवाने की कोशिश की थी, इसी वजह से इसने यहाँ पर मेरी नालैन फैमिली से बदला लिया है। ये मुझे इसलिए इस तरह ट्रीट कर रहा था और मेरी फैमिली के लोगों को भी मार डाला। लिन कियान उसे कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी लिन फैमिली के कचरे हो। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम सभी को इस बात से बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं वही लिन फेंग हूँ। कचरा समझकर तुम लोगों ने फैमिली से बाहर निकाल दिया और मेरे डैड से मेरी फैमिली हेड की पोजीशन को भी छीन लिया। बाकी के सभी देखने वाले भी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में लिन फेंग ही है। लेकिन हमने तो सुना था कि लिन फेंग बहुत ज्यादा वीक है, लगता है कि इनकी फैमिली वालों ने ये गलत अफवाह फैलाई होगी कि लिन फेंग वीक है, तब इसको फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने के लिए। लिन फेंग अपने अंकल और ग्रेट एल्डर से कहता है तुम दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो, मेरे फादर की पावर लेवल के बराबर भी नहीं पहुंच सकते, तुम तो उनकी एक हिट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पर प्लान बनाया हादरेबल अंकल यानी कि ग्रेट अंकल को शामिल करके मेरे डैड के पास उनकी पोजीशन छीन ली और मुझे और मेरे डैड को फैमिली से निकाल दिया। तुम लोगों ने ग्रेट अंकल से जाकर यही कहा होगा कि लिन कियान का टैलेंट मेरे डैड की और मेरे टैलेंट से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हम दोनों को फैमिली से निकाल दिया जाए और लिन बाट डाओ को नया फैमिली हेड बना दिया जाए। और अंकल ने इस बात को मान भी लिया। तो जरा देखो तुम्हारे लिन कियान जिसकी तुम लोग इतनी तारीफें करते थे, वो यहाँ पर मेरे हाथों से हार चुकी है और वो भी बहुत ही बुरी तरह से हारी है। तुम्हें लगा था कि लिन कियान की मदद से तुम लोग अपनी लिन फैमिली को राइज करवा सकते हो, जबकि लिन कियान की वजह से तुम्हारी फैमिली का नाम खराब हो रहा है। लिन फेंग के अंकल चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, फिर साथ ही वो सिटी गवर्नर से कहते हैं सिटी गवर्नर जबकि टूर्नामेंट खत्म हो चुका है तो क्या मैं इस लड़के को यहीं पर मार सकता हूँ, आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा। सिटी गवर्नर उसे कहते हैं मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है क्योंकि ये तुम लोगों के लिन फैमिली का आपस का मसला है, चाहो तो इस अरीना को यूज करते हुए इस लड़के को मार सकते हो। ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।